अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो एफएससी का टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर। व्हाट इज़ लिंकर एंड लोडर, ये हम पहले भी इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले चुके हैं। अब हम इनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज़ नोन एज linker. It is the part of C++ compiler. It is used to perform the process of linking. हमने पढ़ा था कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब उन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकिंग, और जो उस प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है दैट इज़ लिंकर। In this process, the library files are linked with object program. जो library files होती हैं उनको अटैच किया जाता है object program के साथ. These files are used to accomplish different tasks such as input, output, etc. अब वो जो होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए होती हैं, वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए होती हैं। वो टास्क कोई इनपुट हो सकती है, कोई आउटपुट हो सकती है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए मस्ट है कि वो लाइब्रेरी फाइल को साथ अटैच करे। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डजंट एग्जिस्ट। अब अगर लाइब्रेरी फाइल लिंकर को नहीं मिलती तो वहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुली डन। अगर जो है ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन किया जाता है लाइब्रेरी फाइल के साथ तो ये टास्क जो है वो हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसकी एक्सटेंशन .obj से अब हो जाएगी .exe। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .exe। दिस फाइल is known as executable file and can be executed by the computer directly. अब वो फाइल रेडी हो के इस तरह की फॉर्म में आ चुकी है कि अब उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करवा सकता है डायरेक्टली। नाउ a program that places an executable file in memory is known as loader. A program must be loaded in memory in order to execute it. अब कोई भी प्रोग्राम है जब उसमें लिंकिंग कंप्लीट हो जाती है, ऑब्जेक्ट फाइल लाइब्रेरी फाइल के साथ मिलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को फिर मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। और मेन मेमोरी में जो लोड करने का प्रोसीजर होता है दैट इज़ नोन एज लोडिंग, और जो इसको परफॉर्म करवाता है दैट वन इज़ लोडर. It must be loaded in memory in order to execute it. Now the next topic is what is the difference between .c and .cpp extension. नेम से ज़ाहिर है कि C जो है वो C लैंग्वेज के लिए और .cpp C++ लैंग्वेज के लिए. Turbo C++ is a compiler for C++ programming language. C++ is an extension of C. यानी पहले जो लैंग्वेज आई दैट इज़ C, दैन C का जो एक्सटेंडेड वर्जन आया दैट इज़ C++. Therefore, the compiler can compile the programs of C++ as well C. अब अगर C++ का कंपाइलर है तो वो C++ के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करेगा और C के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर C का कंपाइलर है तो वो C के प्रोग्राम्स को तो एग्जीक्यूट करेगा, वो C++ को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इतने एडवांस फीचर्स नहीं होंगे। The compiler can use many additional features if the source program is saved with .cpp extension. अगर हमारे पास जो सोर्स प्रोग्राम है उसकी एक्सटेंशन .cpp है तो उसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होंगे। These features are not supported in ANSI C. C++ में जो फीचर्स होंगे वो C में नहीं होंगे। The compiler restricts a program to only standard features of C if the source program is saved with .c extension. अब अगर एक प्रोग्राम है जिसकी एक्सटेंशन .c है तो उसमें जो फीचर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, और अब अगर एक सेकंड प्रोग्राम है जिसकी एक्सटेंशन .cpp है तो उसमें एक्सटेंडेड फीचर्स होंगे। वो C का प्रोग्राम भी रन करवा सकता है, वो C++ का भी करवा सकता है। लेकिन अगर C का हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा है वर्जन, तो वहाँ पे उस कंपाइलर में फिर C++ के प्रोग्राम्स के फीचर्स नहीं होंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन .c एंड .cpp एक्सटेंशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो बुक थी उसमें. सो ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज, कि कैसे हम आउटपुट को सेट करते हैं और कैसे हम डायरेक्टरीज यानी जो हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका पाथ कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, तो वो सारे प्रोसीजर्स हैं इसमें. बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो C++ स्टोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन बिन सब डायरेक्टरी ऑफ TC डायरेक्टरी. TC डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर फिर एक फ़ोल्डर होता है जो उसकी सब डायरेक्टरी होती है, उसका नेम होता है बिन. यानी एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है TC,
उसके अंदर एक और फोल्डर है, सब डायरेक्टरी है जिसका नाम है बिन। तो बिन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स पड़ी होती हैं टर्बो C++ की। इट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर स्टोरिंग दीज फाइल्स। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी ये लोकेशन होती है, लेकिन नॉट द राइट प्लेस to store these files. These files should be stored in the same directory in which source files are stored. तो जो उसके लिए बेहतर जो प्लेस है, राइट प्लेस है, वो कौन सी है कि उन फाइल्स को वहीं पे स्टोर करवाया जाए जहाँ पे उनकी सोर्स फाइल्स पड़ी हैं, सोर्स फाइल जो हाई लेवल लैंग्वेज में थी। द यूज़र कैन चेंज द सेटिंग फॉर आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। तो यूज़र जो होता है इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। अब यूज़र कैसे कर सकता है? द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेट आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। अब यूज़र जो है ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर ये स्टेप फॉलो करते हो आप, तो आप जो है फाइल्स को टर्बो C और बिन डायरेक्टरी में से निकाल के आप उनके लिए जो अपना पाथ अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो। सिलेक्ट आपने करना है जी ऑप्शंस। अब ऑप्शंस कहाँ पे होंगी? जो आपका C लैंग्वेज का जो प्रोग्राम को रन करने का होता है, वो एक इन्वायरमेंट होता है ना, एक इंटरफेस होता है जो हमारे पास लैब में, कंप्यूटर लैब में इंस्टॉल्ड है, वो div C++ इसका वर्जन यूज़ हो रहा है। जो हमारे पास ओल्ड लैब थी उसमें टर्बो C++ था। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो उसकी मेन्यू बार में जाना है। जो हमने प्रीवियस देखा था कि उसमें फ़ाइल होता है, विंडो होती है, हेल्प होती है, वो डिफरेंट ऊपर ऑप्शन थी रन की, कंपाइल की। तो आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर कहाँ पर जाना है? डायरेक्टरीज पे। अ विंडो विल अपीयर विद 4 फील्ड्स: इंक्लूड डायरेक्टरी, लाइब्रेरी डायरेक्टरी, आउटपुट डायरेक्टरी एंड सोर्स डायरेक्टरी। ऑप्शंस पे जाने के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, और डायरेक्टरी में फिर आगे 4 ऑप्शंस वाला एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब विंडो विल अपीयर विद 4 फील्ड्स। इंक्लूड डायरेक्टरी, इंक्लूड डायरेक्टरी जो फर्स्ट वन है उसको हम देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स इंक्लूडेड इन C, कि C में जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है उसकी लोकेशन कहाँ पे है इन द C प्रोग्राम, यानी C प्रोग्राम के अंदर जो हेडर फाइल है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। इट शुड ऑलरेडी बी सेट टू ड्राइव कॉलन स्लैश बैकस्लैश है ये टर्बो C बैकस्लैश इंक्लूड। अब हेडर फाइल जो होती हैं वो इंक्लूड के साथ होती हैं, और हमने पहले से पढ़ा कि टर्बो C की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर वो पड़ी होती हैं। और ड्राइव यहाँ पे क्या शो कर रही है? वो F ड्राइव हो सकती है, वो यहाँ पे C हो सकता है, यहाँ पे D हो सकता है। आपकी जो माई कंप्यूटर होता है उसके अंदर डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, हर ड्राइव को जो है वो कुछ स्पेस अलॉट की जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, वो C ड्राइव में जाते हैं। तो यहाँ पे जो पाथ है वो है ड्राइव कॉलन TC /include। नीचे जो इसकी डायग्राम नज़र आ रही है उसमें भी जो है इंक्लूड डायरेक्टरी, उसमें यही पाथ शो हो रहा है, C:\TC/include। नाउ अब इसमें सेकंड वन क्या आता है? द ड्राइवर कैन बी एनी ड्राइव ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड है लाइब्रेरी डायरेक्टरीज। इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी डायरेक्टरी क्या शो कर रही हैं कि ये लोकेशन बता रही हैं लाइब्रेरी फाइल्स की। इट शुड ऑलरेडी बी सेट टू ड्राइव कॉलन TC/LIB। अब मेन जो डिफरेंस था ना इन दोनों के पाथ में, दोनों में पहले ड्राइव आ रहा है, फिर दोनों में कॉलन आ रहा है, फिर दोनों में स्लैश आ रही है, फिर दोनों में TC आ रहा है। अब इंक्लूड डायरेक्टरी में क्या आ रहा था? वहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ था। लाइब्रेरी डायरेक्टरी में क्या आ रहा है? वहाँ पे LIB लिखा हुआ आ रहा है। द ड्राइव कैन बी एनी ड्राइव ऑन द कंप्यूटर। द ड्राइव कैन बी एनी ड्राइव का मीन ये है कि यहाँ पे C ड्राइव, D ड्राइव कुछ भी हो सकता है। नाउ थर्ड वन इज आउटपुट डायरेक्टरीज। It indicates the location where the compiler store object files and linked store executable file। तो ये कौन सी लोकेशन बता रही है आउटपुट डायरेक्टरी? कि हमारे पास कहाँ पे हमने जो कंपाइलर ने स्टोर किए हैं ऑब्जेक्ट फाइल्स को, और जो लिंकर ने स्टोर किए हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। 2 टाइप्स की फाइल्स हैं इसमें, एक तो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। कंपाइलर की तरफ से जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होंगी, क्योंकि कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। और सेकंड वन जो लिंकर होगा वो ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करता था लाइब्रेरी फाइल के साथ, तो वो बन जाती थी एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe की एक्सटेंशन के साथ। तो ये थर्ड वाले जो इसका ब्लॉक है वहाँ पर ये आ जाएगा। देन फोर्थ वाला है source directories. It indicates the location of source code of the libraries that don't belong to the open project. Source directories में आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी source code की of the libraries
दैट डोंट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट। अब जो सोर्स कोड है वो तो बहुत उसकी पहली वाली फॉर्म थी ना, जो आप प्रोग्राम लिखते हो, देन वो बहुत सारी फेजेस में से गुजर कर तो फाइनल तक पहुंचता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल तक पहुंचता है। तो जो सोर्स कोड होता है ना लाइब्रेरीज़ का, दैट डोंट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट, तो उस चीज़ को जो है वो लोड किया जाता है सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे जब आप सारे पाथ सेलेक्ट कर लोगे, इंटर द पाथ फॉर आउटपुट डायरेक्टरी लाइक, अगर आप आउटपुट डायरेक्टरी है तो उसको आप कैसे फिल कर सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो C:माई प्रोग्राम्स। माई प्रोग्राम्स अब इसका पाथ है इन आउटपुट डायरेक्टरी फाइल। और लास्ट वन जो है द पाथ फॉर सोर्स डायरेक्टरी, आप क्या लिख सकते हो C:माई प्रोग्राम्स इन आउटपुट डायरेक्टरी फील्ड। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पाथ दे सकते हो और लास्ट पे जाके आप ओके पे क्लिक करोगे या कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करोगे, द न्यू सेटिंग विल बी अप्लाइड। तो फिर आपका वो जो करंट प्रोग्राम होगा उस पर न्यू सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, जो पाथ आप उसका सेट करोगे। यहाँ तक जो है हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि एक सी का प्रोग्राम जो लिखते हैं हम, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मेथड होता है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। फॉर्मेट जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो उसकी पावर को, लैंग्वेज की को इंक्रीज़ करता है। यानी एक फॉर्मेट जब दे दिया जाता है तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। जब एरर के चांसेस कम होते हैं तो लैंग्वेज पावरफुल बन जाती है। अब हमारे पास जो सी का प्रोग्राम होता है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन, और मेन के फंक्शन के अंदर जो चीज़ होती है दैट इज़ प्रोग्राम्स बॉडी। 3 पार्ट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। नाउ लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल। यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होंगे, वो होंगे #include stdio.h, दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री होता है पहले से, यानी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले की कुछ हदायत हैं, कुछ पहले की फाइल्स हैं जिनको चेक किया जाता है। सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन, जिसमें लिखा हुआ होता है वॉइड मेन, और खाली जो है ब्रैकेट्स हो सकती हैं। अब खाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर भी बाज़ प्रोग्राम में वाइड हो सकता है, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें जो है इंट हो सकता है। तो पैरामीटर जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है दीज आर नोन एज पैरामीटर, और जो पहले जो वाइड लिखा हुआ है ना, ये रिटर्न टाइप को शो कर रहा होता है। उसके बाद प्रोग्राम में 2 ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं जिनको डेलीमीटर्स बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट एंड एंडिंग करली ब्रैकेट, दीज आर नोन एज डेलीमीटर्स ऑफ द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम की बॉडी इस पोर्शन को बोला जाता है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ इनपुट करवाना चाह रहे हो, जो भी आप आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, जो भी आप फार्मूला एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हो, टेम्परेचर को इसमें फ़ारेनहाइट में शो करवाना चाह रहे हो, सेल्सियस में शो करवाना चाह रहे हो, तो जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में होंगी। तो दैट इज़ नोन एज बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। आई थिंक यहाँ तक जो है वो काफ़ी है। चलें, यहाँ तक काफ़ी है। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।